नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 5 सितंबर और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज टीचर्स डे भी है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं। टीचर्स डे का बहुत बहुत आप सभी को मुबारकबाद। सेलिब्रेट कीजिए टीचर्स के डे को। टीचर्स के लिए एक डे निश्चित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था तो बच्चे उनको गए विश करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा जन्मदिन मत मनाइए, आप टीचर्स जो भी हैं सभी का सम्मान कीजिए। इसी से भारत में टीचर्स डे की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको फ़िलासफ़र माना जाता है। आज़ाद भारत का अगर सबसे महान कोई फ़िलासफ़र में से एक है तो एक उसमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आएगा। ओशो भी आते हैं फ़िलासफ़र में, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं ये अद्वैत वेदांत, किसका? तो अद्वैत वेदांत दर्शन जो है इसके बहुत बड़े फ़िलासफ़र माने जाते हैं। इनका जो गीता पर टिप्पणी है या अलग अलग इनकी किताबें हैं वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा किसी और ही लोक का दर्शन हो रहा है। अद्भुत शिक्षक माने जाते थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, शिक्षण का काम भी किया, उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किया। बहुत ही लंबा कैरियर रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे जो होता है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि एक शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता होता है। शिक्षक जो होता है समाज का निर्माता होता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था अच्छे समाज के निर्माता होते हैं। अच्छे समाज का तात्पर्य उस समाज से है जहाँ पर असमानता कम हो, जहाँ पर गरीबी अमीरी का एहसास न होता हो, जहाँ पर लैंगिक समानता हो, जहाँ पर सुरक्षा की भावना हो, सांप्रदायिकता ना हो, जहाँ पर महिला पुरुष और थर्ड जेंडर सुरक्षित महसूस करें, जहाँ पर सभी का सम्मान मिलता हो, जातिगत चीज़ें ना हो। अच्छे समाज का तात्पर्य यही होता है। और ये कैसे पॉसिबल है, किन चीज़ों के द्वारा पॉसिबल है? केवल और केवल एक चीज़ के द्वारा पॉसिबल है, वो है अच्छी एजुकेशन। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि अच्छे समाज का निर्माण कैसे किया जाता है, अच्छे से बिहेव कैसे किया जाता है। एजुकेशन का मतलब किताबी ज्ञान भी नहीं होता है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े इतिहास में उदाहरण मिलते हैं जिनको किताबी ज्ञान नहीं था लेकिन वो फिर भी शिक्षित थे। साक्षर होना और शिक्षित होना फ़र्क होता है। एक अच्छा शिक्षक आपको शिक्षित बनाता है। साक्षरता तो आप खुद से भी कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लिखना सीख सकती है तो खुद से भी हो सकता है। शिक्षक आपको उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करता है और इसी से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है और वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा व्यक्तित्व अगर आपका होगा तो कभी हारेंगे नहीं, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और जो आदमी हालात के सामने सरेंडर नहीं करते वो कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। छोटे मोटे रिजल्ट बीपीएससी यूपीएससी ये आपके व्यक्तित्व को डिसाइड नहीं करते हैं। सफलता असफलता को ये चीज़ डिसाइड नहीं करते हैं। सफलता असफलता उस दिन डिसाइड करेंगे आप, उस दिन आप खुद को सफल या असफल मानेंगे जिस दिन आपका अंतिम दिन होगा पृथ्वी पर। वही दिन आपसे ये तय कर सकते हैं कि हम सफल रहे या असफल रहे। उससे पहले कोई भी व्यक्ति ये चीज़ तय नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान में रखिएगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन अगर हो रहा है शिक्षा से तो ही आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर आपके शिक्षा व्यवस्था में कुछ न कुछ कमी है। देखिए यहाँ पर क्या है, आज का हेडलाइन क्या है, बड़ा ही दुखद सा है। नागालैंड में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई है। अत्यधिक वर्षा हो रही है भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों में भी, यानी कि कोस्टल एरिया और भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा देखी जा रही है। भारत के पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों घाट जो हैं वहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा इस बार देखी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में क्या हुआ है तो लैंडस्लाइड की घटना हुई है और इसके कारण से जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंट हाईवे है, हाईवे 29 है, नेशनल हाईवे 29 है, ये बाधित हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इसको हिट किया, परेशान किया, इस पर दुर्घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी गई है। 6 लोग अभी तक मर गए हैं। बाकी सरकारी रिकॉर्ड है तो आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। नागालैंड है तो हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट को हम पता नहीं क्या मानते हैं, वहाँ से न्यूज़ तक डेली नहीं आ पाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2024 ईस्वी में हमारे पास ये पता होता है कि गजा में कितने लोग मरे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, इसीलिए हमें नहीं पता होता है। सच्चाई हमेशा
सामने ही होती है, उसको बस बोलने की देर होती है। 6 लोग मरे हैं नागालैंड में और उससे कई सारे जो कनेक्टिविटी है वो भी बाधित हो गया। और ये जो हाईवे है, हाईवे NH हाईवे 29, ये मणिपुर के लिए भी लाइफलाइन मानी जाती है। तो पहले से ही मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है, कियोस का माहौल बना हुआ है। ऊपर से ये हाईवे जो था, जो मणिपुर के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, नागालैंड से होकर गुजरते हुए जाती है, ये भी बाधित हो गया है। तब केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा महत्व का था ये हाईवे। तो इसको ध्यान में रखिएगा NH29 के बारे में। और कहाँ पर हुआ है, तो चोमू केदिमा डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, वहीं पर ये दुर्घटना हुई है। अगला जो है आपका आज का हेडलाइन में बड़ा ही सुंदर सा है और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ वाला भी होगा एक चीज़। इसको कहा जाता है CPPS। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका खाता बैंक A में है, आप रहते हैं दिल्ली शहर में, आपका पेंशन आ रहा है बैंक A के खाते में, तो आप दिल्ली शहर में उसको आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो अब भारत सरकार इसको सेंट्रलाइज करने जा रही है कि देश के किसी भी बैंक के ब्रांच से आप आसानी से अपना पेंशन निकाल सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा पेंशन निकालने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। किसके लिए? पेंशन निकालने के लिए। उनको पर्टिकुलर उसी बैंक में जाना पड़ता था, या तो बहुत मुश्किल से उनका खाता ट्रांसफ़र हो पाता था पेंशन का। इसी दिक्कत को सरकार अब ख़त्म करने जा रही है और सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है इसको लागू करेगी कुछ दिनों में। और इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा, इसको जनवरी 1, 2025 से लागू कर दिया जाएगा आई थिंक। और उसके बाद ये हो जाएगा कि किसी भी देश के किसी भी ब्रांच से, भारत देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से अपना पेंशन का निकासी कर सकते हैं। इस सिस्टम को भारत सरकार लागू करेगी। पेंशनर जो व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं, अक्सर वो क्या होते हैं, तो मान लीजिए जैसे दिल्ली में कोई आदमी बहुत दिनों तक काम किया उन्होंने, अब वो रिटायर हो गए। अब वो रिटायर होकर कहाँ जाना चाहते हैं? तो बिहार जाना चाहते हैं। अब उनको ऑफिस के थ्रू अपना पेंशन का खाता मूव करवाना पड़ता है अपने आस पड़ोस के बैंक ब्रांच में। तो ये बड़ा ही दिक्कत का चीज़ होता है। जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति होते हैं अक्सर 60+ में ही होंगे, उससे नीचे के क्यों होंगे अगर आर्म फोर्स में नहीं थे तो उनको जो पेंशन मिलता है वो क्या हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत का सामना करते हैं। इसीलिए सरकार ने इस तरह का प्रयास किया है। शानदार प्रयास होगा अगर ये लागू हो जाता है तो। अगला ये करतब देखिए, शानदार से हमारी एयरफोर्स का है, ये अद्भुत है देखने में। तो इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है ये परफॉर्म कर रही। किसके दौरान? तो तरंग शक्ति 24 एयरफोर्स का एक्सरसाइज हो रहा था जोधपुर के एयर स्टेशन में। जोधपुर के एयर स्टेशन में ये परफॉर्म कर रही थी। तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज वहाँ पर संपन्न हुआ है। आज हम लोग इस न्यूज़ को डिटेल में आर्टिकल डिस्कशन में इसी को करेंगे। प्रधानमंत्री जी की आसियान देशों की जो यात्रा हुई है इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे। डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि क्या महत्व है हमारे लिए आसियान का। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा सा बयान दिया। उन्होंने बोला कि भारत जो है ये डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एक्सपेंशन के लिए काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं इन्होंने यही बोला। एक्सपेंशनिज्म का मतलब होता है विस्तारवादी सोच नहीं है भारत की। भारत हमेशा विकासवादी सोच रखता है, न कि विस्तारवादी। इन शब्दों का उपयोग कीजिएगा अपने एग्जाम में, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं ये। विस्तारवादी सोच का उपयोग नहीं करते हम, किसका करते? विकासवादी सोच का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला है इंडिया सपोर्ट डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म, मतलब कि हम विस्तारवादी सोच को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य हुआ कि जो हमारे पड़ोस में चीन है उस देश को हमने ये चीज़ बोला है कि हम आपके आस पड़ोस के जो देश आपसे परेशान हैं हम उनके साथ अपने रिलेशन को प्रगाढ़ करेंगे और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये भी मैसेज दिया है कि आप हमारे साथ रिलेशन को प्रगाढ़ कीजिए, हम आपकी सुरक्षा में भी मदद कर सकते हैं। रक्षा समझौते पर भी हम आएंगे, रक्षा समझौते को भी समझेंगे। ब्रुनोई हो, सिंगापुर हो, या फिर और भी साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं जो चीन के विस्तारवादी नीति यानी कि दक्षिणी चीन सागर हो या फिर बॉर्डर सीमा का विस्तार हो उससे जो परेशान देश हैं, हमने उन सभी को आश्वासन दिया है एक बयान देकर कि हम विकासवादी सोच को लेकर चलने वाले देश हैं, न कि विस्तारवादी सोच कर चलने वाले। तो दक्षिण चीन सागर में जो परेशान देश हैं, चाहे ब्रुनोई हो, बोर्नियो द्वीप है, ब्रुनोई देश है, ब्रुनोई है, सिंगापुर है या फिर फिलीपींस है, इन सभी के लिए ये बयान था हमारा। इसको आज हम लोग डिटेल में भारत और आसियान संबंध में आर्टिकल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा न्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए। क्या है कि ILO ने एक रिपोर्ट जारी किया है, AI टू डिप इन लेबर इनकम। इन्होंने बोला है कि AI के कारण से
जो मज़दूर हैं, जो कामकाजी वर्ग हैं, उनका इनकम कम हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ सकता है, इनइक्वालिटी बढ़ सकता है। आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। कि रिपोर्ट का क्या नाम था? तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। रिपोर्ट का नाम देखिए क्या है, रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसको सितंबर 2024 में आईएलओ को द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये भी बोला गया है कि एआई एक बड़ा फैक्टर बन रहा है, जिसके कारण से एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है धीरे धीरे। एम्प्लॉयमेंट कम क्यों हो रही है बंधुओं? तो आप गौर करेंगे कि कॉग्निजेंट एक कंपनी है बहुत बड़ी, आईबीएम का भी कल मैंने उदाहरण दिया था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले इंसान काम करते थे, उसकी जगह पर अब वो क्या कर रहे हैं? तो एआई को बिठा रहे हैं, है ना, एआई से काम ले रहे हैं। मैं भी बहुत सारे काम एआई से लेता हूँ, कई सारे तो मॉडल आंसर एआई तैयार कर देता। आप भी यूज़ किया कीजिए, यूज़ करना चाहिए जनरेशन के हिसाब से। एक चीज़ और अब मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैंने आपको प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी बताया है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी बताया था ना मैंने आपको, स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे मैंने बताया था कि जो ओपन एआई कंपनी है वो क्या करने जा रही है बंधुओं? तो वो करने जा रही है कि इंसान के सोच जिस तरह से है, जिस तरह से इंसान काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल जिस लेवल की है, उस लेवल का एआई बनाने का काम कर रही है। अभी उसी पर प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया था? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ज़रा सोचिए, कभी वो प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, अभी वो मार्केट में नहीं आया है, उससे पहले ये सब स्थिति हो रही है। कौन कौन नहीं कह रहा है? आईएलओ भी कह रहा है, अब तो भारत की सरकार तो पहले ही बोल चुकी है, दुनिया भर की कई कंपनियां तो पहले ही छटनी कर चुकी है। तो एआई जो है ये मार्केट को बदल रहा है, ये एक सच्चाई हो गया है, और उसी का उदाहरण हमें यहाँ से मिला है, जिसमें कि क्या कहा गया आईएलओ के द्वारा कि जो यूथ हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको क्वालिटी के हिसाब से, उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब भी नहीं मिल पा रहा है मार्केट में। ये आईएलओ का कहना है। तो इस बस रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा। इस रिपोर्ट के बारे में मेंस में तो आपसे नहीं पूछेगा, पीटी एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कर लेंगे। अब आर्टिकल को ज़रा डिस्कस करते हैं, जिसमें भारत और आसियान के इंपॉर्टेंट संबंध जो हैं वो अभी चर्चा में आ गए हैं। आपसे ब्रुनोई और सिंगापुर के साथ हमारे रिलेशन पर्टिकुलरली नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भारत और आसियान का जो संबंध है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए ज़रा देखिए उसको और समझिए कि क्या है ये। साथ में एक चीज़ और है, अगर आप आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं 71 बीपीएससी को लेकर, तभी 1 ईयर के लिए 2 दिन के लिए ऑफ़र चल रहा है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते में 2 दिन के लिए हो जाएगा। 1 ईयर का लीजिएगा या 6 महीने का लीजिएगा, अगर 71 बीपीएससी देना है तो 70 देना है तो अभी आप पीटी की तैयारी ही कीजिए, वही सबसे सही रहेगा। पीटी का टेस्ट अपना हो चुका है, उसके वीडियोज़ के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है कि भारत आसियान साझेदारी में विकास, हिंदुस्तान टाइम्स में ये आया था आर्टिकल, उसी को ज़रा समझेंगे कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने पैक्ट साइन किए हैं। भारत प्रधानमंत्री जी की आगामी नहीं अभी यात्रा हो रही है, कहां पर? लगभग में हो रही है कहां पर? तो सिंगापुर के और ब्रुनोई की यात्रा की है, जिसमें कई सारे चीज़ों पर हस्ताक्षर भी किया गया है। हाल ही में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान चिन्हित किए गए नए क्षेत्र या न्यू एंकर्स आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जो है इसको और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सिंगापुर वो देश है जहां से भारत में सबसे अधिक एफडीआई में से एक आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है सिंगापुर से भारी मात्रा में भारत आते हैं, निवेशक कई सारे वहां से आते हैं भारत में। आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में से एक है। एफडीआई के एक प्रमुख स्रोत के रूप में सिंगापुर के स्थिति संबंध भी है। अभी मैंने एफडीआई की चीज़ें भी बताई आपको कि एफडीआई सबसे अधिक कहाँ से आती है। तो एक तो आती है अपने मॉरिशस से, और दूसरा कहाँ से हो गया तो एक सिंगापुर से आती है। इन दोनों देशों से भारी मात्रा में भारत में पैसा आते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाएंगी? अगर एक शब्द इसको दिया जाए तो इसको एक्ट ईस्ट नीति भारत सरकार का कहा जाता है। एक्ट ईस्ट जो है इसको 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में शुरू किया गया है। उससे पहले क्या था? तो लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो की नीति कब शुरू किया गया था? तो नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1991 की ईस्वी के आसपास में शुरू किया गया था। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ये सरकार हमारे विदेश नीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इजराइल के साथ संबंधों को भी फॉर्मल जो रिलेशन है इसको किसने स्थापित किया? नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ही स्थापित किया था 1991 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में कल मैंने आपको डिफेंस समझाया था। एक्ट ईस्ट में हम कल्चरल एंगल से भी रिलेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जबकि लुक ईस्ट में कल्चरल एंगल को हमने शामिल नहीं किया था।
आसियान कंट्रीज़ यही हैं सारे के सारे। 10 देश आपको दिखेंगे इसमें। फिलीपींस दिखेगा, ब्रुनोई दिखेगा, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, कोलंबिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है। ये 10 देश हैं। 10 देश आसियान है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। एशियन टाइगर्स भी इनको कहा जाता था एक समय में, अपनी बहुत तेज़ इकोनॉमी को लेकर। और आसियान एक बहुत ही सफल संगठन माना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है? 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बना, जिससे औपचारिक सहभागिता की शुरुआत हुई थी। 1992 में, वही नरसिम्हा राव जी की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। वो सरकार हमारे लिए हद से ज़्यादा काम करके गई। और भारत के वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जिनके काम के लिए कभी उतनी ज़्यादा शाबाशी नहीं मिली जितना बाकी प्रधानमंत्री को मिलते रहे हैं। पंचायती राज का रिफॉर्म हो, विदेश नीति की बात हो, या फिर कई सारे ऐसी चीज़ें, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो आप पढ़ते ही होंगे, जिसके स्तर पर उन्होंने इतना शानदार काम किया कि भारत को बदल कर रख दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत की विदेश नीति हो या फिर भारत की आर्थिक पॉलिसी हो, सभी को चेंज करके रख दिया उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में। 1995 भारत को वार्ता साझेदार का स्तर पर पदोन्नत किया गया, जहां विदेश मंत्री स्तर तक की वार्ता में वृद्धि हुई थी। संबंधों को शिखर सम्मेलन तक उन्नत किया गया 2002 में। पहला शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया। इस फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आसियान के साथ हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा चर्चे में है अभी। 2012 में नई दिल्ली में आयोजित 20 वर्षीय स्मारक शिखर सम्मेलन में वार्ता साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया। स्ट्रैटेजिक रूप से हमने रिलेशन को कब से प्रगाढ़ करना शुरू किया है? तो 2012 के बाद शुरू किया है। 2018 25 वर्षीय स्मारक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और आसियान समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुए थे। 2022 में आसियान भारत संबंधों को 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया था। 2022 में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, जब 1992 से लेकर 2022 तक हम लोग आ गए। इसका समापन रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने के लिए रूप में हुआ था। मतलब कि भाई जो हमारा स्ट्रैटेजिक है उसको हम और भी ज़्यादा एक्सपेंड करें, समुद्र के क्षेत्र से लेकर सैन्य क्षेत्रों में तक हम ले जाएं इसको। इस चीज़ पर सहमति बनी 2022 के 30वें वर्षगांठ के पश्चात से। और ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम चीन के साथ में अपने रिलेशन को काउंटर करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आसियान देशों को अपने कॉन्फिडेंस में लें, उनको सुरक्षा का भरोसा दें। आर्थिक महाशक्ति दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार जो है ये बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से उन्नत है। 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ में 650 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं। हमारा व्यापार 110 मिलियन तक पहुँच गया है अमेरिकी डॉलर में। आसियान भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 11% हमारा व्यापार वहीं से होता है। FDI जो है भारत का सबसे बड़ा छठा है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। विश्व भर में छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी हमारा सिंगापुर ही है। सोचिए, छोटा सा देश दुनिया भर का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है हमारा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह 11.77 बिलियन डॉलर के साथ भारत के FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा? तो सिंगापुर ही रहा। अभी मैंने आपको समझाया, ये पूछा भी जा सकता है। रणनीतिक प्रतिसंतुलन भी है चीन के साथ, विशेष रूप से जब हमारे टकराव होते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए आसियान के साथ हमारे रिलेशन को प्रगाढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। दक्षिण चीन सागर में हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये हिमालय के क्षेत्र में हमारे सीमा क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति में हमें भी सपोर्ट करेंगे। लेन देन का ही कारोबार होता है विदेश नीति में, और तो कुछ होता नहीं है। केवल और केवल गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था, आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे मंचों पर आसियान के साथ भारत की सहभागिता क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदान करने के रूप में प्रमुख भूमिका निभाती है। मतलब कि क्षेत्रीय सहभागिता हमारे बीच में जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा रीजनल रूप से सिक्योर होंगे ये सारे देश। ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि ये देश जो हैं ये छोटे हैं, इनके पास में संसाधन कम है, भारत के पास में संसाधन अत्यधिक है। दोनों के कॉमन शत्रु हैं, तो जिनके दो कॉमन शत्रु हों वो आपस में मित्र हो ही जाते हैं। आपने सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। यही स्थिति यहाँ पर बन रही है। हम हिमालय के क्षेत्रों में चीन से परेशान हैं, ये समुद्र के क्षेत्रों में चीन से परेशान हैं। तो दोनों एक ही देश से परेशान हैं, तो दोनों क्यों ना नज़दीकी संबंध बनाएं। हर क्षेत्र में हम संबंधों को मजबूत करें, रक्षा से लेकर आर्थिक क्षेत्र से लेकर कल्चरल से लेकर सामाजिक से लेकर हर क्षेत्र में हम मजबूत बने। इसी की तो वार्तालाप करनी है आपको पूरे टॉपिक में। संपर्क उत्प्रेरक आसियान भारत के उन्नत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा, भारत म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड से जोड़ने के लिए रास्ते बना रहे हैं हम।
कलादान मल्टी मॉडल जैसे प्रोजेक्ट जो हैं वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही हैं। हालांकि म्यांमार में सत्ता परिवर्तन के बाद से बहुत ही कठिन हो गया है कलादान को प्रोजेक्ट को पूरा करना। 5G कनेक्टिविटी हो या साइबर सुरक्षा हो, इन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक संगम में भी तो अभी हैं ही। मैंने आपको ये भी समझाया कि लुकिस्ट और एक्टिस्ट में फ़र्क क्या था। कल्चरल रिलेशन, हमारे कल्चरल संबंध बहुत पुराने हैं। बुद्धिज़्म हो या चाहे रामायण हो, सनातन धर्म वाला हो, जैसे कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर है। कई सारे वहाँ पर दक्षिण भारत के लोग भी रहते हैं और बुद्धिज़्म तो है ही वहाँ पर। और भी कई सारी चीज़ें, भारत की फिल्में हैं, भारत के खाने हैं, वहाँ के खाने हैं, आदान प्रदान हो, पर्यटकों का आना जाना हो, ये सब कल्चरल रूप से हमें एक दूसरे के करीब में लाता है। ख़ास तौर से जो रामायण है या जो वैष्णव संस्कृति है और बुद्धिज़्म संस्कृति है, ये दोनों धर्म जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हैं। और मुस्लिम देश होते हुए भी इंडोनेशिया का आपने सुना होगा कि कई सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पर अपनाई जाती है। जैसे रामायण अभी भी होता है, सभी नॉर्थ ईस्ट के देशों में होता, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में होते हैं। तो ये कल्चरल रूप से भी हमें क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा। आसियान भारत आर्टिस्ट कैंप, संगीत महोत्सव जैसी पहल भी आदान प्रदान हुए हैं। आसियान भारत विश्वविद्यालय नेटवर्क की स्थापना भी किया गया है कि इस चीज़ को लेकर तो शिक्षा में हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलें। प्रौद्योगिकी तालमेल में भी हमने काम किया है। AI से लेकर ई-कॉमर्स से लेकर IT के क्षेत्र में भी हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास कोष को हाल ही में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई, जो अत्याधुनिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को समर्थन प्रदान करेगा। समुद्री सुरक्षा सहयोग में भी काम कर रहे हैं। समुद्री डकैती हो, अवैध मत्स्य ग्रहण हो, आपदा प्रबंधन हो, इन सभी क्षेत्रों में हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का जो सागर पहल है, उस सागर पहल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं ये आसियान के देश, क्योंकि इन सभी देशों में से मैक्सिमम देश ऐसे हैं। एक ऐसा देश है पूरे आसियान में से जिसकी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती है, उस देश का नाम आप बताएंगे। बाकी जितने भी देश हैं उन सभी की समुद्री सीमाएं लगती हैं और सभी के साथ हमारे सागर जो हमारा पहल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इनमें हमने इन सभी को जोड़ने का प्रयास किया है और सागर पहल के तहत में हम अपने रिश्ते को प्रगाढ़ कर रहे हैं। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास मई 2023 में दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था। इस फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप समझ गए होंगे कि क्यों इतना हम अपना रिलेशन को प्रगाढ़ करना चाहते हैं। हमारी दुखती नस पर हाथ रख रहा है चीन, लद्दाख और कश्मीर और POK के रीजन में, तो हमने भी उसकी दुखती नस पर हाथ रखा है दक्षिण चीन सागर में, जहाँ पर ब्रुनोई के साथ अच्छे रिलेशन किए हैं। वहाँ पर अभ्यास भी आयोजित किया है, हमने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है और अपने और भी रिलेशन हम प्रगाढ़ करेंगे दक्षिण चीन सागर के आसपास के देशों से। तो उसी में ये पहल था। कौन सा? तो अभी प्रधानमंत्री जी की यात्रा और आसियान के साथ हमारे रिलेशन उसी पहल का हिस्सा है। समझिएगा इस चीज़ को। अब रक्षा समझौते हम मजबूत करेंगे, उनको हथियार की सप्लाई भी करेंगे और भी चीज़ों के में हम साथ में काम करेंगे। सैन्य अभ्यास भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे जिससे पता चले सामने वाले कि हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। किसको जवाब देना है हमें? तो चीन को जवाब देना है। अब कुछ चुनौतियां भी आ रही हमारे रिलेशन में। पहला है व्यापार असंतुलन। व्यापार का असंतुलन बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? तो हम खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं। आसियान के साथ भारत में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2010 में FTA के कार्यान्वयन के बाद से दोगुने हो गई है। FTA हमने साइन किया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा बढ़ गया है। डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अवसंरचना संपर्क, यद्यपि भारत और आसियान ने डिजिटल और सांस्कृतिक संपर्क में प्रगति की है, लेकिन भौतिक अवसंरचना अभी भी नहीं बना पाया है। सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो नॉर्थ ईस्ट है उससे एक आसियान देश म्यांमार की सीमा लगती है, लेकिन म्यांमार में सत्ता परिवर्तन और सैन्य शासन के कारण से हम कनेक्टिविटी अभी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती हो गई है हमारे लिए। भू राजनीतिक संतुलन, चाइना फैक्टर से निपटना, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत आसियान संबंधों के लिए एक जटिल चुनौती पेश कर रहा है। ये क्या है? तो चाइना फैक्टर जो है वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर आसियान के सदस्य देश तेजी से चीन के आर्थिक प्रलोभन और सुरक्षा चिंताओं के बीच फंसते जा रहे हैं। क्वाड गठबंधन के माध्यम से चीन के प्रतिकार हेतु स्वयं को स्थापित करने के भारत के प्रयासों को आसियान देशों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। हमें करना ये चाहिए था कि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका के अलावा आसियान देशों को भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि वो शक की निगाह से देख रहे हैं क्वाड को। तो एक चिंता का विषय है हमारे लिए, जिस पर हमें अभी काम करने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है सेंटर टू क्लियर फेम 3 स्कीम। 1 से 2 महीनों में भारत सरकार
फेम इंडिया का तीसरा वर्जन लॉन्च करने जा रही है। ये जो फेम इंडिया का तीसरा वर्जन होगा ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS स्कीम है जो सितंबर 2024 में एंड हो रहा है। इसी के जगह पर फेम इंडिया 3 को लॉन्च किया जाएगा। फेम इंडिया 1 और 2 इससे पहले आया था, तो 2 और 1 जो है उसको ज़रा हम लोग एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। फेम इंडिया बीपीएससी ने नहीं पूछा है, अब तो ज़रूर ही पूछेगा, उसको देखेंगे। पिछली बार PLI स्कीम पूछा गया था, इस बार हो सकता है फेम इंडिया से सवाल पूछा जाए। यूपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए ज़रा फेम इंडिया को हम लोग देखेंगे। जब फेम इंडिया 3 लॉन्च होगा तो फेम इंडिया 3 को भी हम लोग देखेंगे। और ये किस लिए है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में प्रमोट करने से जुड़ा हुआ भारत सरकार का स्कीम है, काफ़ी पहले से चला आ रहा है। फेम इंडिया 1 आया पहले, फिर फेम इंडिया 2 आया, अब फेम इंडिया 3 को लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2024 में। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक में से एक ये होगा, पीटी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जरा फेम इंडिया को देखिए क्या है ये, उसके बाद से जब 3 लॉन्च होगा 1 से 2 महीनों में, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। फेम इंडिया का तात्पर्य क्या है? तो भाई फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का एक मिशन चल रहा है देश में, उसी का ये हिस्सा है। योजना का मुख्य उद्देश्य खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक जैसे माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। माइल्ड हाइब्रिड मतलब कि उसमें हाइब्रिड की थोड़ी सी मात्रा है। मात्रा का तात्पर्य ये नहीं है कि थोड़ा सा है। इलेक्ट्रिक कार में एक नहीं होता सेमी इलेक्ट्रिक, कंप्लीट इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड कार है जो डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलती है। उसी प्रकार के वाहनों की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, पहला चरण क्या है? यह वर्ष 2015 में शुरू हुआ। 895 करोड़ रुपए की लागत से 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया। आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि फेम इंडिया जो योजना है, इसका पहला चरण कब से कब तक चला है? तो 2015 से 2019 तक चला है। तो योजना के पहले चरण 4 फोकस क्षेत्र थे। प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, मांग का निर्माण, मार्केट में डिमांड तो क्रिएट हो, लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने तो आए, तब तो कंपनियां बनाए, पायलट परियोजना और चार्जिंग का बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना। ये पहला जो था फेम इंडिया 1, उसका लक्ष्य रखा गया था। योजना के पहले चरण में लगभग 2.78 लाख XCB को कुल मांग प्रोत्साहन के साथ समर्थन दिया गया था। इसके अलावा इस योजना के तहत विभिन्न राज्य शहरों में 465 बसों को स्वीकृति दी गई थी। इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है। देश के पूरे मोबिलिटी सिस्टम को यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें इलेक्ट्रिक बनाना है, जिसमें सरकारी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, बस भी शामिल हैं, जिसमें आने वाले दिनों में ट्रेन भी शामिल होंगी, और इलेक्ट्रिक वाहन जो आप वाहन खरीदते हैं वो भी शामिल होते हैं। फेम इंडिया का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष के लिए इस योजना को लागू किया। इसका कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए रखा गया, और ये इसी समय पीटी में पूछा गया था यूपीएससी में। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ई-बस, ई-3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर 2 व्हीलर की मांग को प्रोत्साहन देना है, समर्थन देना है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको GST या अलग अलग टैक्सेशन पर छूट दी जाती है, कई बार तो ऑफर भी चल रहे होते हैं। इसके अलावा योजना के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी समर्थन करना है। जैसे कार तो ले लिया, इलेक्ट्रिक कार अब यहाँ से लेकर चले पटना, दिल्ली से पटना की यात्रा पर चले, अब बीच में चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, तो फिर क्यों लेकर कोई जाएगा? यानी कि गाड़ी से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे जगह जगह पर पेट्रोल पंप उपलब्ध है, वैसे ही जगह जगह पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी चार्ज हो सके और लोग आ जा सकें आसानी से। हालांकि फील नहीं आता इलेक्ट्रिक गाड़ी में, गाड़ी चलाने का फील बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो तो अजीब ही लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी, पता नहीं कैसे लोग पसंद आती है। उपलब्धियां क्या रही हैं? तो अच्छा खासा उपलब्धि रही है। इस पहल के कारण से कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त किया है। कई सारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे बस हो गया, कई सारे जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक बसों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये काफ़ी सही चीज़ है। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन की कटौती होगी, और CO2 उत्सर्जन जो भारत में हद से ज़्यादा होता है वो भी कम होगा, हमारे शहर भी स्वच्छ बनेंगे, और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। और भी कई सारे योजनाएं हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना है, उसके अलावा परिवर्तनकारी गतिशील बैटरी भंडारण राष्ट्रीय मिशन है, PLI योजना है, वाहन स्क्रैपिंग नीति है, गो इलेक्ट्रिक अभियान है,
EV30 अभियान भी शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 यानी कि 2030 से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाओ, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज एक बिहार स्पेशल का भी टॉपिक है अपने लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य त्रिपुरा है, वहाँ पर कई सारे अलग अलग विद्रोही ग्रुप काम कर रहे थे, इंसर्जेंट ग्रुप थे वहाँ पर कई सारे। उसी में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। त्रिपक्षीय समझौता यानी कि भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट जो है, उसके अलावा त्रिपुरा की गवर्नमेंट जो है, और विद्रोही गुट, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत विद्रोही लोगों ने हथियार डाले हैं कई सारे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 300 आर्म्ड कैडेट, यानी कि 300 हथियार बंद विद्रोही जो थे उन्होंने सरेंडर किया है। और दो ग्रुप हैं मुख्य रूप से, एक का नाम है वहाँ पर क्या, एक का नाम है NLFT यानी कि नेशनल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये दो बड़े ग्रुप थे, इंसर्जेंट के लिए ग्रुप थे। ये क्या करते थे, वहाँ पर विद्रोही ग्रुप थे जो विद्रोह किया हुआ था, जिन्होंने भारत सरकार के लिए, त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए, और उस सरकार को नहीं मानते थे। उनके साथ भारत सरकार ने समझौता किया है और उनको हथियार डालने के लिए बोला है, और वो मुख्य धारा में शामिल होंगे। 250 करोड़ रुपए की मदद से इन सभी का पुनर्वास किया जाएगा। इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इनको जेल में नहीं डाला जाता है। इनको ये बोला जाता है कि आप हथियार रख दीजिए, समाज के मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, अपराध को छोड़ दीजिए, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टा हम आपको घर भी देंगे, आवास भी देंगे, कुछ रुपए पैसे की मदद भी करेंगे, बस आप अपने हथियार सहित सरेंडर करेंगे। तो 300 आर्म कैडेट को सरेंडर करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 2015 के बाद, 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट बनी है केंद्र में, तब से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति बहाल करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है, जिसमें नागालैंड में भी आपने इसाक मुइवा गुट का नाम सुना होगा, उसमें से भी एक गुट ने साइन किया था पीस पैक्ट को लेकर। मिजोरम के भी कई सारे गुट ने किया था, असम के भी कई सारे गुट ने साइन किया था, और त्रिपुरा के भी गुट ने साइन किया है। जब ये दो तरीके से काम होता है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, यूपीएससी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन विद्रोही गुटों का नाम याद करना बड़ा सरदर्द होता था हमारे लिए। तो इसमें दो स्तर पर काम होता है, एक होता है सुधार और एक होता है इनकाउंटर। जो हथियार लेकर आएंगे उनको हमारे हथियार वाले डील करेंगे, जिसमें ABVP हो गया, ITBP हो गया, उसके अलावा से असम राइफल्स हो गए, असम राइफल्स के जवान ने शानदार काम किया है। उसके अलावा CRPF जो हो गया, अलग अलग फोर्स को लगाया गया था, किस लिए, तो वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, जिन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऑल आउट, यानी कि ख़त्म करो बस। तो एक तरफ तो ये चला, जिन्होंने बात नहीं मानी। दूसरा था सुधार, जिसमें क्या था, हम वार्तालाप करते थे, हम बोलते थे कि आप आइए, बिना हथियार के आइए, हमसे बात कीजिए, आपकी मांगे जो हैं उस पर विचार करेंगे, कुछ मांगे अगर पूरी करने लायक होगी तो उसको पूरा करेंगे। दरअसल में सारे विद्रोही एक ही चीज़ का मांग करते थे, अलग देश बनाएंगे हम नॉर्थ ईस्ट में। हर राज्य में अलग देश बनाने वाले गुट उठ गए थे वहाँ पर, और इसमें कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें उनको मदद कर रही थी। धीरे धीरे करके हमने निपटाया, जिनको मारना था उनको मारा, जिनसे वार्तालाप हो सकती थी उनसे वार्तालाप किया और सरेंडर करवाया है। कई सारे गुट ने सरेंडर किया है, जैसे आपने उल्फा ग्रुप वगैरह का भी नाम सुना होगा, जिन्होंने कुछ समय पहले साइन किया था पीस टॉक को लेकर। अभी दो गुट ने साइन किया, इन दोनों के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है क्या नाम है इनका। नेशनल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT नाम था इनका। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा नाम था इनका, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन दोनों ने सरेंडर किया है भारत सरकार के समक्ष। गृह मंत्रालय ने शानदार काम किया है, और उसके साथ में त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ है। इन्होंने बोला है कि भारत सरकार ने कि त्रिपुरा में 2015 के आसपास अप्सपा को भी रिमूव कर दिया गया था। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो होता है उसको भी रिमूव कर दिया गया था। लगभग में त्रिपुरा राज्य हमारा कभी इंसर्जेंसी से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था, अब बिल्कुल ही शांत स्टेट हो गया है। वहाँ पर किसी तरह का कोई इंसर्जेंसी वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में एक राज्य सबसे ज़्यादा परेशान है, वो है मणिपुर। ये भी शांत हो जाता तो नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत ही खुशहाल रहता, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं बिहार स्पेशल के टॉपिक पर, ये आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। बिहार स्पेशल का जरा टॉपिक देखिए क्या है। आज पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 68वीं बीपीएससी में बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में। उसने डेट पूछ लिया था कि नीतीश कुमार जी ने इस डेट को कहाँ पर शिलान्यास किया, तो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है कि भाई डेट के हिसाब से जगह को याद रखना, इतना सारा सिलेबस है कैसे याद रखेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
किन किन जिलों में हुआ है ये ध्यान में रखना है आपको। बिहार सरकार ने औरंगाबाद, मुबारक हो भाई, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपये की परियोजना का आधारशिला रखा है। मुख्य बिंदु क्या है भाई, तो किस नदी का? सोन नदी का। सोन नदी कहाँ से बहकर आती है? भूल गए होंगे सारा। रोहतास जिले के डेहरी में एक राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान से सुनिएगा, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया और सासाराम हो गया, ओके। तकनीकी प्रयोगशाला, स्ट्रीट लाइटों, आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपये का चेक वितरित किया गया है। जीविका विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत में आता है। तो कहाँ पर किया गया है भाई, किन जिलों के लिए? तो जिला आप ध्यान में रखेंगे। किस नदी का? तो सोन नदी का है, औरंगाबाद, रोहतास जिला असम में। सोन नदी बारहमासी नदी जो मध्य भारत से होकर प्रवाहित होती है। यमुना के नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी तट की सहायक नदी है। ये गंगा नदी बह रही है, तो नीचे से मिलती है और कहाँ से निकल के आती है? तो ये निकल के आती है, अमरकंटक से बहकर आती है और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये दक्षिण की तरफ से, यानी कि गंगा के नीचे की तरफ से मिलती है। यमुना नदी जो है वो भी गंगा के नीचे की तरफ से मिलती है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PT में पूछा जा सकता है आपसे। तो सारे टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, और अगर कोई टॉपिक छूटा होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। आज इतना ही था। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए पढ़ाई के अलावा कुछ भी और मत कीजिए। पढ़िएगा अच्छे से और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।